नमस्कार, VCN न्यूज़ के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमरावती शहर के सोमेश्वर मंदिर में जीर्णोद्धार के दौरान विशालकाय शंख व शिवजी की मूर्तियां मिली। जीर्णोद्धार के दौरान पहली बार सोमेश्वर संस्थान में तीसरी मंजिल पर गुप्त गर्भगृह रहने की जानकारी आई सामने। 2019 के चुनावों के मद्देनजर एक बार फिर से गरमाया राम मंदिर का मुद्दा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आह्वान पर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में की जा रही शिवसैनिकों की ओर से महाआरती। उद्धव ठाकरे भी पहुंचे अयोध्या। इलाज के बहाने महिला से छेड़खानी करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। राजापेट पुलिस ने PCR के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में किया पेश। खामगांव पुलिस ने गुप्तचरों के हवाले से मिली खबर के अनुसार कार्रवाई करते हुए 9 तलवारें की जब्त, आरोपी हिरासत में। भारी बहुजन महासंघ की ओर से प्रेस वार्ता कर बताया गया कि कार्यकारिणी हुई घोषित। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में उतारे जाएंगे प्रत्याशी। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। मलकापुर के एक व्यक्ति को LCB पुलिस ने 9 नग तलवार सहित हिरासत में लेकर पुलिस थाने में हाजिर किया। LCB बुल्ढाना पुलिस के पुलिस उप निरीक्षक प्रदीप आढ़ाव, गजानन अहिर, रघुनाथ जान, दीपक पवार, संजय नागवे, सुनील खरात, सरिता वाकोड़े, राहुल बोर्डे आदि पुलिसकर्मी NH-28C 6459 से प्राप्त खुफिया जानकारी के अनुसार 24 नवंबर 2018 को सुबह 10:30 बजे मलकापुर के महाड़ा कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्हें एक व्यक्ति मिला। पुलिस ने अपना और 5 का परिचय देते हुए तलाशी लेने की बात कहते हुए तलाशी ली और कुछ व्यक्तियों से उसका नाम और गांव पूछा। तब उन्हें 45,000 कीमत की लोहे की धारदार तलवारें मिली और उस व्यक्ति ने अपना नाम गबरू सिंह सूरज सिंह बावरी बताया, जिसने अपनी उम्र 20 वर्ष बताई। पुलिस ने समय पर ही पंचनामा करके गबरू सिंह और तलवारों को अपने कब्जे में ले लिया और मेडिकल मेमो के साथ उसे पुलिस थाने में हाजिर किया। पुलिस कार्यवाही फिलहाल शुरू है। आम्ही PSI प्रदीप आढाव, क्राईम ब्रांच बुलढाणा या ठिकाणी हजर असताना आम्हाला गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की म्हाडा कॉलनी मलकापूर येथे गबरू सिंग सूरज सिंग बावरी हा इसम आपल्या घरामध्ये अवैधरित्या तलवारी बाळगतो आणि त्याची विक्री करतो। याची माहिती आम्ही माननीय SP साहेबांना आणि PI LCB साहेबांना दिली आणि खबरेप्रमाणे त्या ठिकाणी रवाना होऊन 50 राहून घरझडती घेतली। घरझडतीमध्ये आम्हाला 9 तलवारी आढळून आल्या आणि त्या आम्ही आरोपीसह जप्त करून त्याच्यावर आर्म ॲक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आणि पुढील कारवाईसाठी मलकापूर पुलिस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आली। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। शहर के वडाली परिसर की निवासी एक महिला जो कि एक डॉक्टर के यहाँ छाती में दर्द का उपचार कराने पहुंची थी, डॉक्टर ने मरीज के साथ अश्लील हरकतें की है, ऐसा आरोप डॉक्टर सतीश डहाके के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है। देर रात डॉक्टर डहाके को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 24 नवंबर को डहाके को अदालत में पेश किया गया। महिला की दी हुई जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर एक महिला रुक्मिणी नगर स्थित MD फिजिशियन डॉक्टर सतीश डहाके के अस्पताल में छाती के दर्द का उपचार कराने के लिए गई। महिला की छाती में तकलीफ रहने से बीते 1.5 वर्ष से उपचार शुरू था। डॉक्टर सतीश डहाके ने एक्सरे निकालने के बहाने वह जगह दिखाने को कहा।
और अश्लील हरकत करने लगा। महिला को डॉक्टर डहाके द्वारा अकेले अपने केबिन में बुलाने की वजह से महिला पहले ही घबराई हुई थी, लेकिन डॉक्टर की इस करतूत से पीड़ित महिला घबराकर अस्पताल के बाहर आई और अपनी ननद को डॉक्टर की करतूत बताई। पीड़ित महिला अपने पति, बहन और भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारियों के साथ फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंची, लेकिन रुक्मिणी नगर स्थित डहाके का अस्पताल राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने से पुलिस ने उन्हें राजापेट जाने की सलाह दी, जिस पर पीड़ित राजापेट पुलिस थाने पहुंची। वहां पीड़िता का बयान दर्ज कर पुलिस ने डॉक्टर डहाके के खिलाफ धारा 354, 506 के तहत व 354 आ के तहत अपराध दर्ज किया। देर रात डॉक्टर डहाके को उनके अस्पताल से गिरफ्तार किया गया था। डहाके स्थानीय टीबी अस्पताल में फिजिशियन सर्जन के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा डॉक्टर का रुक्मिणी नगर में अस्पताल है। 24 नवंबर दोपहर डॉक्टर डहाके को पीसीआर के लिए अदालत में पेश किया गया। मामले की जांच पीएसआई गोकुल ठाकुर कर रहे हैं। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी व आज की शिवसेना के सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे के आह्वान पर राज्य भर के भिन्न भिन्न राज्यों में शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा महाआरती की जा रही है। इसी उपलक्ष्य में 24 नवंबर 2018 को शिवसेना की कारंजा कार्यकारिणी के बैनर तले उद्धव ठाकरे के आदेश अनुसार शिवसेना के सभी नेताओं ने प्रकाश दादा डहाके के मार्गदर्शन में कारंजा के बड़े राम मंदिर में महाआरती आयोजित की। इस महाआरती में शहर प्रमुख गणेश बाबरे, उप जिला प्रमुख दत्ता भाऊ तुरक, उप शहर प्रमुख अक्षय लोटे, गजानन टोम्पे, उप तालुका प्रमुख राजेश रॉय, नगर पालिका सदस्य नितिन गढ़वाल, प्रसन्ना पड़सकर, अजय श्रीवास, डॉक्टर हेड़ा व हजारों शिवसैनिक उपस्थित हुए थे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पहले मंदिर फिर सरकार का नारा दिया था और उनके इसी नारे के मद्देनजर मौजूदा वक्त में अयोध्या में हजारों लाखों शिवसैनिक जमा हो चुके हैं और वह सभी वहां पर पहुंचकर महाआरती करने वाले हैं। माननीय पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहेब ठाकरे आज अयोध्येला पोहोचले। तिथे शरयू नदीच्या किनाऱ्यावर महाआरतीचं आयोजन केलं होतं। खूप इच्छा असूनही सर्वांना तिथे जाणं शक्य नव्हतं। त्यात तिथल्या राज्य शासनानं सुद्धा 144 कलम वगैरे लावल्यात। त्याच्यामुळे जाणाऱ्या भाविकांना बऱ्याच अडचणी होत्या आणि म्हणून ठिकठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रात जसं कारंजा शहराच्या वतीनं कारंजाच्या मोठ्या राम मंदिरात आपण महाआरतीचं प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरात आयोजन केलं आणि हे आयोजन याच्यासाठी केलं की इतके वर्ष नुसतं सांगत आलात
आता वेळ आली आहे की पहिले मंदिर फिर सरकार हा नारा उद्धव साहेबांनी दिला आहे आणि त्या नाऱ्याला साथ देण्यासाठी सगळ्या महाराष्ट्रात कारंजा तालुक्यातील ग्रामीण विभागात प्रत्येक गावी आम्ही सूचना दिली की प्रत्येक गावात हनुमानाचं मंदिर नक्की आहे. त्या हनुमानाच्या मंदिरावर गावातल्या मंडळींना जमा व्हायचं आहे आणि तिथेही आरती करायची. कारंजा असेल, कारंजा ग्रामीण असेल किंवा संपूर्ण महाराष्ट्र असेल, केवळ महाराष्ट्रच कशाला, याचे पडसाद मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्येही उमटून राहिले आहेत. सगळ्या देशभरात जे राम भक्त आहे ते सर्व आज उद्धव साहेबांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत आणि त्याच्यामुळं या सरकारनं आता पहिले मंदिर बनवावं आणि मग सरकारचा विचार करावा, अशा प्रकारची एक सूचना या ठिकाणी आदरणीय उद्धव साहेबांनी या सरकारला दिली आहे. आणि आम्ही सर्वजण आपापल्या परीनं आपापल्या ठिकाणी आज महाआरतीचं आयोजन करून त्यांच्या सोबत आहोत. त्यासाठी ही महाआरती. रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे. रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे. एक ही दून एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम. सियावर रामचंद्र की जय. आगामी 2019 के लोकसभा व विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र अमरावती शहर में सर्दियों के मौसम में भी चुनावी कश्मकश तेज नजर आने लगी है. 24 नवंबर 2018 को भारी बहुजन महासंघ की सभी समावेशक कार्यकारिणियां घोषित की गई. सभी नियुक्त पदाधिकारियों की बैठक 24 नवंबर को विश्राम भवन में ली गई. आने वाले लोकसभा तथा विधानसभा में भारीप की ओर से योग्य प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाएगा, ऐसी जानकारी श्रमिक पत्रकार भवन में आयोजित पत्र वार्ता में दी गई. सेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी के पास लोकसभा के लिए उम्मीदवार न रहने से उन्हें बाहर के लोगों को बुलाना पड़ रहा है. भारी बहुजन महासंघ के पास योग्य व सक्षम उम्मीदवार रहने से आगामी चुनाव में सभी पार्टियों को झटका लगेगा. शहर के अधूरे निर्माण कार्य रहने से नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पालक मंत्री पोटे को विधायक देशमुख व राणा को विकास की दृष्टि न रहने से अधूरे सड़क के निर्माण कार्यों की वजह से नागरिकों के घर में पानी घुस रहा है. जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्या छुड़ाने के लिए मिशन शुरू करना चाहिए, लेकिन एक ही सड़क का उद्घाटन 3 बार कर श्रेय लूटने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जनता में भारी रोष है. इसी तरह विधायक रवि राणा ने सूत गिरनी व कपड़ा मिल शुरू न करते हुए कपड़ा मिल की जगह हड़प ली. इसी तरह दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम पर सरकार की जमीन हड़प कर 68 परिवारों पर अन्याय किया. अनेक समस्याओं का हल निकालने की मांग के लिए भारीप की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी जानकारी पत्र वार्ता में दी गई. जवळपास 38 लोकांची सर्वसमावेशक सर्व जातींना घेऊन एक आम्ही कार्यकारिणी घोषित केली. भारीप बहुजन महासंघाने या अमरावती जिल्ह्याचा आवाका पाहता पूर्व आणि पश्चिम असे 2 विभाग केलेले आहेत. त्या अमरावती पूर्वची आज आम्ही एक कार्यकारिणी घोषित केली आहे आणि त्या संदर्भामध्ये अमरावती शहरामध्ये जे काही आता सध्या वातावरण आहे त्या वातावरणामध्ये रोज सत्ताधारी, एक आमदार आणि पालकमंत्री यांच्या कार्यक्रमामध्ये एकामेकावर चिखलफेक सुरू आहे. या संदर्भामध्ये सर्वसामान्य जनतेला काही घेणं देणं नाही. सर्वसामान्य जनतेसमोर हा आता एक प्रश्न आहे की हे जे 2 फूट उंच सिमेंटच्या रोड बनलेले आहेत, त्या सिमेंटच्या रोडचं पाणी उद्या जर घरात घुसलं तर ती एक नव्यानं समस्या अमरावती शहरामध्ये उत्पन्न होणार आहे. परंतु या समस्येकडे या दोन्ही सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष नसल्यामुळं भारीप बहुजन महासंघ या प्रेसच्या कॉन्फरन्समधून एक अशी मागणी करतो की या सत्ताधाऱ्यांनी या समस्येकडे लक्ष द्यावं. इस अवसर पर भारीप बहुजन महासंघ के जिलाध्यक्ष प्राचार्य चरणदास निकोसे, कार्याध्यक्ष एडवोकेट सिद्धार्थ गायकवाड़, प्राध्यापक सतीश सियाले, रामभाऊ पाटिल, दिलीप वासनिक, जितेंद्र भोते, एडवोकेट अमर इंगोले उपस्थित थे.
भारी बहुजन महासंघ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अशोक राव सोनवणे के आदेश पर अमरावती जिला तथा शहर कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई है। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। मां रुक्मिणी का मैका माना जाता है कौंडन्यपुर। यहाँ पर कार्तिक पूनम के दिन दहीहांडी के लिए सभी वारकरी एक जगह इकट्ठे आते हैं। करीब करीब विदर्भ से सारी पालकियां एवं पदयात्राएं कार्तिक पूनम के दिन कौंडन्यपुर में पहुंचती है। इस समय एक रिंगन सोहरा जो काफी नेत्र दीपक रहता है वो भी यहाँ हर साल मनाया जाता है। पालकी एवं पदयात्रा में आए भक्तगण इस रिंगन महोत्सव में बड़े जोर शोर के साथ फुगड़ी खेलते हैं। हरिभक्त परायण रंगराव टापरे महाराज, आमदार यशोमती ठाकुर, भाजपा के निवेदिता चौधरी, सुधीर दिवे, तिवसा पंचायत समिति सभापति अर्चना वेरुळकर, किरण पातुरकर, रविराज देशमुख, भूतपूर्व विधायक साहेबराव तट्टे, नगर सेविका सुचिता बीरे, पिंपरी चिंचवड महापालिका की स्थायी समिति सभापति सीमा सावळे भी यहाँ मौजूद थी। सर्व संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या अंबा नगरीमध्ये माय माऊली अंबा माता, दुसरी माता रुक्मिणी, ज्यांचा आज पालखी सोहळा आपण इथं मोठ्या उत्साहात साजरा करतोय। ज्या दिंडींच्या रिंगण सोहळ्यासाठी आज या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे, त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय प्रवीणजी पोटे साहेब, या भागाच्या
लाडक्या आमदार यशोमतीताई ठाकूर, साहेबरावजी तट्टे, रविभाऊ राणा, किरणजी पातुळकर, माझ्याबरोबर आलेल्या अर्चनाताई वेरुळकर आणि ज्यांनी सहकार क्षेत्रात खऱ्या अर्थानं काम केलं असे आमचे सुधीरभाऊ दिवे, आमच्या निवेदिताताई चौधरी, आणि ज्यांच्यासाठी आणि ज्यांचा आशीर्वाद म्हणून आपण या ठिकाणी या रिंगण सोहळ्यासाठी सगळेजण जमलोत असे हबप रंगनाथजी महाराज टापरे, तसेच ज्यांनी जागेची मागणी केली असे पानसे महाराज, माझ्यासोबत आलेल्या सुचिताताई बिरे नगरसेविका, आमच्या उमकताई, आणि ज्यांचं आताच आपण सगळ्यांनी भाषण ऐकलं अशा मिसेस राणा, आपणा सगळ्यांचं वारकरी बंधू भगिनींचं या ठिकाणी मी मनापासून स्वागत करते, आपल्यापुढे नतमस्तक होते. माझं माहेर बडनेर आहे आणि मला सांगायला अभिमान आहे की मी आंबा नगरीची लेक आहे. आज एका लेकीच्या पालखीसाठीच आपण या ठिकाणी जातोय. तर सर्व लेकी या ठिकाणी सहभागी झालेल्या आहेत आणि खूप चांगलं वाटतं. मागाशी स्टेजवरती खूप चर्चा चालली होती की स्टेजवरती महिला खूप आहेत. आम्ही म्हटलं पुढे बघा, पुढे सुद्धा खूप महिला आहेत. बरोबर आहे की नाही? स्त्री शक्तीसाठी एक टाळी स्वतःसाठी वाजली पाहिजे की नाही? कार्तिक पूनम महापूजा की तैयारी यहाँ पर करीब 8 से 9 दिन पहले शुरू होती है, जिसमें शासकीय महापूजा एवं दहांडी। इस समय शासकीय महापूजा एवं दहांडी का कार्यक्रम कर यह नेत्र दीपक रिंगण सोहळा आयोजित किया गया था। VCN न्यूज अमरावती के लिए कौंडण्यपुर की ये खास रिपोर्ट। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के आदेश अनुसार सभी शिवसैनिक महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में महाआरतियों का आयोजन कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इनका मंदिर जल्द से जल्द इनका मंदिर का कार्य शुरू हो और हमारे शिवसेना के कार्याध्यक्ष श्रीमान उद्धव जी ठाकरे इन्होंने जो मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया है उसमें उनको सफलता मिले, इसलिए हमने आज शिवसेना की तरफ से कालाराम मंदिर में महाआरती का आयोजन किया था। तो प्रभु श्री राम के चरणों में हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उद्धव साहब ने जो बीड़ा उठाया है मंदिर निर्माण का वो उनका कार्य पूर्ण हो। इसी उपलक्ष्य में अमरावती शहर के राजकमल चौक पर भी शिवसेना नेता व पूर्व विधायक संजू बंड के नेतृत्व में महाआरती की गई। इसमें भारी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता व महिला सदस्यों ने भी सहभाग लिया। इसके साथ साथ अमरावती शहर का राजकमल चौक भी जय जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और उसके साथ साथ यह भी नारे लगाए गए कि शिवसेना की एक ही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। हर हिंदू की एक पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। हर हिंदू की एक पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले मंदिर फिर सरकार। हर हिंदू की एक ही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। उद्धव साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बीते 4 बरस खामोश रहने के बाद शिवसेना में अचानक से मंदिर के प्रेम की भावना प्रकट हो गई। सभी शिवसेना नेता मंदिर निर्माण का नारा लगाने लगे और खुले तौर पर कहने लगे कि 2019 के पहले पहले मंदिर का निर्माण होना चाहिए।
आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को अपने सभी कार्यकर्ताओं से यह आह्वान करना पड़ा कि 23 नवंबर को अयोध्या पहुंचे और 24 नवंबर को अयोध्या पहुंचकर महाआरती भी करें। 24 नवंबर को खबर आई कि उद्धव ठाकरे भी खुद अयोध्या पहुंच चुके हैं। आखिर ऐन चुनावों के वक्त यह मंदिर प्रेम क्यों जाग गया? कहीं बीजेपी के हाथों से मंदिर का मुद्दा हड़पने की कोशिश तो नहीं की जा रही? कहीं मंदिर मुद्दे के बहाने एक बार फिर से शिवसेना में बाला साहेब के दौर की आक्रामकता फूंकने की कोशिश तो नहीं की जा रही? और आखिर शिवसेना को यह बीते 4 सालों में क्यों नहीं याद आया कि देश में हिंदूवादी संगठनों की सरकार है तो मंदिर बनाई जा सकती है? अब इन चुनावों के वक्त यह क्यों याद आ गया कि देश में हिंदूवादी सरकार है तो 2019 के पहले मंदिर होना चाहिए? बहरहाल हर किसी का अपना अपना राजनीतिक एजेंडा है। सारी कवायद 2019 में होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ही की जा रही है और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना राम मंदिर के बहाने उत्तर प्रदेश में भी अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगी हुई है। VCN न्यूज के रिपोर्टर ने पूर्व विधायक संजय बंड से बात की और उन्होंने क्या कहा यह आप भी सुन लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर के सर्दियों के मौसम में भी शिवसेना और बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, इन सभी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के मद्देनजर सिर्फ शहरी नहीं पूरे देश का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। इस वक्त ये अमरावती शहर के राजकमल चौक पर शिवसेना कार्यकर्ता फिर से एक बार जमा हुए हैं और पहले मंदिर की सरकार का नारा लगाते हुए अयोध्या भी कई कार्यकर्ता कूच कर रहे हैं। आज ही की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में लगभग 3.5 लाख लोग जमा हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ मंदिर के मुद्दे पर। इस वक्त शिवसेना के पूर्व विधायक संजय जी बंड हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या रणनीति है शिवसेना की और आखिर अहम चुनाव के वक्त क्या जरूरत पड़ गई कि शिवसेना को बीजेपी के हाथों से मंदिर का मुद्दा हाईजैक करना पड़ा। देखिए, पहली बात तो ऐसे कि आज शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे ये खुद परिवार शिवसेना के नेता, खासदार, आमदार लाखों शिवसैनिकों के साथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। वहां पे शाम 6 बजे के दरमियान महाआरती शरयू नदी के तीर पर होने जा रही है। और आपने पूछा कि इस घड़ी राजकारण करने की क्या जरूरत शिवसेना को आ पड़ी है, तो इसका एकमेव कारण है कि आज से नहीं हम राजकारण कर रहे। हमारा नारा ही हिंदुत्व का है। हम पहले से हिंदुत्व लेकर चल रहे हैं और बार बार उद्धव साहब की सभाओं में, उद्धव साहब के भाषण में हमेशा उन्होंने पूछा कि पहले तारीख बताओ फिर राम मंदिर बनाओ, या तारीख पे तारीख ये नहीं चलेगी। ये मान ही नहीं रहे। इसलिए इस सरकार को एक बार उसको याद दिलाने के लिए पूरी अयोध्या में जाके राम मंदिर को साक्षी रखकर इस सरकार को जगाने का प्रयत्न हमारी तरफ से हो रहा है। हम शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने वहाँ ऐलान किया है कि पहले मंदिर और बाद में सरकार, यही हमारी रणनीति आगे रहेगी और यही रणनीति पे शिवसेना संपूर्ण महाराष्ट्र में चलेगी। आज संपूर्ण महाराष्ट्र में हर जिले में, हर तालुके में, हर शहर में एक राम मंदिर में महाआरती का आयोजन किया है। जो शिव सैनिक अयोध्या में व्यवस्था की वजह से नहीं पहुंच सकते, वहां नहीं आने को मना किया है। इसलिए सभी अमरावती जिले के जितने शिव सैनिक अमरावती में आज हाजिर है, उनके माध्यम से आज सतीधाम मंदिर में महाआरती का आयोजन हमने किया है। सर, संजय बंड सर, मेरी बर्थ 1994 है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुआ था। उस वक्त मेरे जैसे कई युवा पैदा भी नहीं हुए थे। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कल ही कहा है कि 18 मिनट या 17 मिनट के अंदर मंदिर शिवाजी कानून बनने में इतना वक्त क्यों? देखिए, लेकिन सर मेरा सवाल जो है वो ये है कि उसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस होने के बाद भी आपको सत्ता में आए, महाराष्ट्र में भी और सेंटर में भी आपके सहयोग से सरकारें चली। आपको अब 25-26 साल बाद वापस वो मुद्दा क्यों तीव्रता से याद आ रहा है, जिस तीव्रता से आपने मंदिर को गिराया था? देखिए, पहले जितनी सरकारें थी वो हिंदुत्ववादी विचारों की सरकारें नहीं थी। ये 4 साल पहले हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार आई है, जिन्होंने सरकार को हिंदुत्ववादी नहीं मानते। मैं मानता हूँ ना। मैं ये 4 साल में जो हिंदुत्ववादी सरकार आई है, इस सरकार में
और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ये प्रयास जरूर हुए हैं कि मंदिर वहाँ बनना चाहिए, मगर इस सरकार में सरकार बनने के पहले ही बता दिया था कि सरकार गठन होने के बाद हम तुरंत राम मंदिर बनाएंगे। अगर 4 साल बीत जाने के बाद भी अगर वहाँ राम मंदिर नहीं बन रहा, और हमारी हमेशा डिमांड रही है, हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि पहले राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए। इस मनीषा से हमारी राजनीति नहीं है, हमारा हिंदुत्व नीति से चलने वाला ये काम है, और हिंदू की भावनाओं का आदर रखकर ही पक्ष प्रमुख आज अयोध्या में दोबारा राम मंदिर का याद दिलाने के लिए सरकार बार बार भूलती है, सरकार को बार बार याद करने के बाद याद नहीं रहता, इसलिए अयोध्या में जाकर तो भी याद रहेगा, इसलिए उद्धव जी आज अयोध्या में आए। देश का सबसे अमीर राज्य है महाराष्ट्र, आप लोग 4 सालों से बीजेपी के साथ सरकार में हो, अलग अलग मुद्दों पे आपकी बीजेपी से राय बटी हुई, क्या सिर्फ मंदिर के नाम पे आप लोग समर्थन वापसी करके बीजेपी से बना सकते हैं? देखिए, जिस दिन जरूरत पड़ेगी ये निर्णय उद्धव साहब खुद ले लेंगे, मगर सरकार में होने के बावजूद जनता पर अगर अन्याय होता होगा तो शिवसेना रास्ते पर ही आएगी। शिवसेना रास्ते से ही राजकारण करती है, शिवसेना का राजकारण भी रास्ते से ही शुरू होता है, इसलिए शिवसेना कभी डरती नहीं रास्ते पर आने के लिए, उसका नतीजा कुछ भी निकले, मगर शिवसेना अपने रवैये से पीछे नहीं हटेगी। जय 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 भवानी। कुछ दिनों पहले भाजपा नेता तुषार भाटिया ने श्रामिक भवन में वार्ता करके कहा था कि हम देखिए, छीनने वाली चीज हाथ से छोड़ भी सकते, वो उनका दिमागी बयान होगा, मुझे उसके बारे में पता नहीं है और उसके बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ। पसंद करते हुए भी आप लोग एक दूसरे के साथ तलाक नहीं बोलते? देखिए, तलाक बोल के पूरे महाराष्ट्र को जनता को परेशान नहीं करना है। समर्थन अगर वापस लिया तो सरकार अस्थिर हो जाएगी। इस हिसाब से उद्धव साहब ने सरकार में रहकर ही सरकार के खिलाफ, हम सरकार जमा कभी नहीं हुए, सरकार के खिलाफ ही हमारे नारेबाजी चलती रहे, इसलिए वो तलाक का भी सवाल नहीं आता। समर्थन वापसी सही समय पर जरूर ये नतीजा निकलेगा, आपको वो दिखेगा। 24 नवंबर को अमरावती शहर के प्राचीन श्री सोमेश्वर संस्थान मंदिर के तीसरे मंजिल पर स्थापित गुप्त गर्भगृह की जानकारी प्रकाश में आई। सोमेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम जारी है। इसी के तहत 24 नवंबर को मंदिर की तीसरी मंजिल पर सफाई का काम शुरू किया गया। उस वक्त वहां का गुप्त गर्भगृह देखकर सभी अचंभित रह गए। यहाँ एक 700 वर्ष पुराना विशालकाय शंख, भगवान शंकर जी की मूर्ति व दंड सहित चरण पादुकाएं पाई गई। 24 नवंबर को पहली बार सोमेश्वर संस्थान में तीसरे मंजिल पर गुप्त गर्भगृह मौजूद होने की जानकारी सामने आई, जिससे स्थल पर दर्शनार्थ भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। संस्थान के विश्वस्तों ने बताया कि इस गुप्त गर्भगृह की जानकारी किसी को नहीं थी। पुराने कार्यकारिणी को भी पता नहीं था कि मंदिर की तीसरी मंजिल पर ऐसा कुछ है। सोमेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम जारी है, जिसके चलते मंदिर के पुराने निर्माण को तोड़कर नया भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत जब मंदिर की तीसरी मंजिल की छत तोड़ने का काम मजदूर कर रहे थे, जैसे ही सालों से बंद तीसरी मंजिल का दरवाजा खोला गया, अंदर का रहस्य देखकर सभी अचंभित रह गए। सभी ने देखा कि मंदिर में जहां मुख्य गर्भगृह है, उसी के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर यह गुप्त गर्भगृह है। लकड़े के कटड़े पर तांबे की परत चढ़ाकर आकर्षक आसन बना है, जिसके भीतर विशालकाय शंख, शंकर जी की रेती से निर्मित प्रतिमा, जिस पर 5 फनों वाला नाग है, चरण पादुकाएं व दंड रखा हुआ है। यह सब देखकर सभी ने सर्वप्रथम यह सारा सामान व्यवस्थित रूप से सभागृह में लाकर रखा व पुरानी कार्यकारिणी के ज्येष्ठ सदस्यों से जानकारी ली, तो किसी को भी इस गुप्त सभागृह की जानकारी नहीं रहने का पता चला। एक वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मधुकर राव इंगोले ने बताया कि उन्हें सिर्फ इतनी जानकारी थी कि कोई महंत सोमेश्वर मंदिर के तीसरे मंजिल पर रहते थे,
लेकिन उनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। अभी तक तो किसी को यह भी पता नहीं था कि तीसरी मंजिल पर कोई इस तरह के अवशेष मौजूद हैं। अब जब ऐतिहासिक वस्तुएं मिली हैं जिसकी जानकारी विश्वस्त मंडल जगतगुरु शंकराचार्य सहित पुरातत्व विभाग को भी भेज रहा है। हे सोमेश्वर मंदिर आहे भाजी बाजारमध्ये, रजिस्ट्रेशन नंबर आहे A87। हे साधारण 700 वर्ष जुनं मंदिर आहे। पुरातन मानलं जाते, इथे सगळ्यात पुरातन मंदिर आहे आणि सध्या ते खूप जीर्ण झालेलं आहे। जीर्ण झाल्यामुळे काही भाग इथला दिवाळीच्या आधी पडला, काही भाग, त्याच्यामुळे आम्ही ते वरचं बांधकामासाठी म्हणून सगळं ते काढायला सुरुवात केली। तर आता 3 दिवसापूर्वी आम्हाला हे तिथे सापडलं। 3 दिवसापूर्वी वरती एक 3rd फ्लोअर आहे, छोटीशी रूम होती तिथे 3rd फ्लोअरला, आणि त्या रूममध्ये हे असंच्या असं पूर्ण होतं तिथे, आणि तिथे हा शंखही सापडला। हा अंदाजे आमच्या माहितीनुसार 700 वर्ष जुना असावा आणि जवळपास हे, आणि संपूर्ण भारतामध्ये हा एवढा मोठा शंख कुठेच नाही आहे। याचा रंग बदलतो, सकाळी हा पांढरा शुभ्र असतो, दुपार जसे जसे होते तसं हा लाल होतो, आणि रात्र झाल्यानंतर हा काळा दिसतो, हा वरचा भाग पूर्ण। त्याच्यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट अशी की आतल्या भागामध्ये शंकराचं रूप आहे, पुढे तुम्हाला फेस दिसेल शंकराचा, आणि वरच्या बाजूला गंगा पण आहे। मॅडम मला एक सांगा, या शंखाचे कलर कोणत्या कोणत्या कधी कधी बदलतात, याचे टायमिंग कसे आहे? सकाळी साधारण किती वाजेपर्यंत? सकाळी 12 वाजता नंतर बदलतात, 12च्या नंतर त्याचे कलर चेंज होतात। अच्छा, याचे तुम्ही डोळ्याने बघितलेलं आहे का की असं कलर चेंज होत आहे? फोटो आहे, कारण की मलाही विश्वास नव्हता वाटला रात्री, कारण की रात्री असं समजलं की हा काळा झालेला आहे, काळा दिसत आहे वरचा भाग, तर मी फोटो मागवले आणि ते बघितले। तुम्हाला फोटो पण ही तुम्हाला कधी सापडली मूर्त? 3 दिवसापूर्वी। कोण काम करतो असं, म्हणजे कोण काम करतो? आम्ही ते ओपन करायला सुरुवात केली, एकच भाग पहिले सगळं बाहेर खालचं कोटिंग करून घेतलं जेणेकरून ते पडणार नाही, आणि वरचं काम करायला घेतलं तेव्हा 2 मुलं होते तिथे छोटे, हे 2 मुलं होते वरती, आणि हे मजूर होते काम करायला, आम्ही पण होतो ट्रस्टी, तर याला दिसलं ते वरती, अरे बापरे हे सापडलं सगळं, आणि मग आम्ही सगळे 24 नवंबर को जब मंदिर का निरीक्षण किया गया तो दिखा कि यह मंदिर सालों पुराना है, जिसका निर्माण पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर जमीनी सतह से 8 फीट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर निर्मित है। 6 मंजिला इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह जैसी ही बनावट दूसरे व तीसरे मंजिल की है। जो शंख यहाँ मिला है वह अलग अलग रंग बदलता है, ऐसा विश्वस्तों ने बताया। इस मंदिर के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी नई कार्यकारिणी मंडल ने स्वीकारी है। इसी जीर्णोद्धार के तहत प्राथमिकी चरण की साफ सफाई में यह संबंधित ऐतिहासिक वस्तुएं पाई गई है। स्वयंभू मूर्ति व गुजरात के सोरठी सोमनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग जैसा शिवलिंग सोमेश्वर मंदिर में है। यहाँ का कुआं भी शिवपिंडी के आकार का है, जिसमें उतरने के लिए प्रशस्त सीढ़ियाँ भी है। शिवपिंडी के आकार वाला यह कुआं पूरे भारत में मात्र सोमेश्वर मंदिर अमरावती में ही देखने को मिलता है। जनार्दन स्वामी ने जब एकवीरा देवी की स्थापना की तो उनके ग्रंथ में भी इस पुरातन सोमेश्वर मंदिर का उल्लेख है। विश्वस्तों ने बताया कि मंदिर के पास 127 किलो चांदी सहित 140 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन अब तक यह सब कुछ दुर्लक्षित ही था। उसे अब जीर्णोद्धार के रूप में नया आयाम देने का नियोजन नए कार्यकारिणी मंडल ने चैरिटी कमिश्नर से प्राप्त निर्देश अनुसार कर लिया है। उसी जीर्णोद्धार प्रतिक्रिया में मंदिर का पुराना ढांचा तोड़कर उसके स्थान पर वैसा ही नया ढांचा तैयार किया जाएगा और मंदिर को नए भव्य रूप में ढाला जाएगा, जिससे कि आने वाले दिनों में मंदिर की भव्यता में और भी आकर्षण नजर आएगा। तुझं नाव काय? उज्ज्वल रवींद्र ढहाके। अच्छा, तू मंदिरात काय करत होता ज्यावेळेस तुला ही मूर्त सापडली त्यावेळेस? कारण ते बांधकाम चालू होतं, आम्ही बघायला गेलो अंदर, तर हे दिसलं आम्हाला। मग त्याचं तुम्ही काय केलं, ते कोणाकोणाला सांगितलं? सगळ्यांना जे ट्रस्टी आहे त्यांना सांगितलं। अच्छा अच्छा, बरं।
आणि तुझ्यासोबत अजून कोण होतं, किती जण होते ज्यावेळेस तुला मूर्त सापडले त्यावेळेस? आणि सोमेश असुरिया म्हणजे अध्यक्षांचं अच्छा मुलगा ते होतं. आणि याचं नाव काय? वेदांत प्रमोद चौधरी. तू सोबत होता त्यावेळेस ज्यावेळेस तुला मूर्त सापडली त्यावेळेस? हो. अमरावती शहर की सीमाओं से सटे हुए वलगांव में बता दें कि पुलिस स्टेशन अंतर्गत पिछले कई दिनों से पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ही अवैध धंधे चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से नागरिकों में एक भय सा माहौल बना हुआ है और नागरिकों में बड़ी मात्रा में असंतुष्टि भी देखी जा रही है। वलगांव के नागरिकों का कहना है कि सीपी संजय बाविस्कर का वलगांव पुलिस पर कुछ भी नियंत्रण नजर ही नहीं आ रहा और यह सवाल भी नागरिकों के दिल में आ रहे हैं कि आखिर यह गोरख धंधा इतनी धड़ल्ले से क्यों चालू है? क्या पुलिस की कोई मिलीभगत है? काली पीली परिवहन वैन वाले तो ऐसी मनमानी कर रहे हैं कि बीच सड़क पर गाड़ी खड़े कर कर सवारियां भर रहे हैं और अवैध रूप से सवारियों को लटका कर लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिससे नागरिकों में भय निर्माण हो रहा है। अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन? इस सवाल का जवाब वलगांव के सामान्य नागरिक पुलिस प्रशासन से मांग रहे हैं। वलगांव वासियों का ये भी कहना है कि सीपी साहब इस विषय पर खुद ध्यान दें ताकि वलगांव वासी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। आखिर इन अवैध परिवहन वालों में इतनी डेयरिंग कहां से आ गई कि वो सरकारी बस डिपो के सामने से ही खुलेआम सवारियां भर रहे हैं और उनकी गाड़ियों का ना तो परमिट है और ना ही उनके पास किसी प्रकार की प्रवानगी है। फुटेज में आप एक काली पीली कार देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इंसानों को किस तरह से भरा गया है। लोग भी ऐसे माहौल में भी सफर करने में खुद को असुरक्षित महसूस नहीं करते, शायद इसीलिए इन अवैध ट्रैवल्स एजेंटों का धंधा खूब उफान पर चल रहा है। और बसों की हालत भी आप देख लीजिए कि एक प्राइवेट बस जिसमें सामान्य तौर पर 50 से 60 सीटें ही होती हैं, उसमें 80 से 90 लोग अवैध तरीके से भरकर लेकर के जाए जा रहे हैं और लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं है। पुलिस प्रशासन को और परिवहन विभाग को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन अवैध परिवहन बसों से या फिर काली पीली गाड़ियों से कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अवैध परिवहन ट्रैवल्स एजेंट या फिर परिसर की पुलिस या फिर परिवहन विभाग? जो भी हो, हर किसी को ध्यान देने की जरूरत है। अमरावती शहर के ईश्वास्यम राष्ट्रीय इदम नमम बहुद्देशीय संस्था सेवा समिति एवं श्री भक्त पारायण समिति की ओर से दस्तूर नगर क्षेत्र में MIDC रोड पर गोदावरी कॉलोनी के निकट स्थित ईश्वास्यम गजानन मंदिर में शनिवार 24 नवंबर को सामूहिक विजय ग्रंथ पारायण का आयोजन किया गया, जिसमें पहले से पंजीकृत 1340 श्री भक्तों ने उपस्थित रहकर 6 बजे से श्री विजय ग्रंथ का सामूहिक वाचन शुरू किया। इस अवसर पर पारायणकार विद्या पड़वल ने उपस्थित रहकर सभी श्री भक्तों से पारायण करवाया। इस समय सामूहिक पारायण में शामिल हुए श्री भक्तों सहित गजानन भक्तों की उपस्थिति अपने आप में बेहद उल्लेखनीय थी तथा समूचा परिसर गण गणाट बोतों की अनुगुंज से गुंजयमान हो गया था। नाव मध्ये दुमासनापर्यंत चाल माझ्या संवेद पुन्हा बेटी तुझा प्रताप माझी होईल ते ठाया ऐसे बोलून निघाले महाराज रस्त्यात गुप्त झाले। बिरबिरी पाऊ लागले चौकडे निमंकर कंठावून अखेरी धुमाळ्याच्या आले घरी तो गजानन महाराज ओसरीवरी बसले ऐसे पाहिले मौनीत करून वंदन कथिले धुमाळा कारण कपिल धारे पासून जे झाले इथवरी ते कोण धुमाळाला अतिशय आनंद झाला। तो म्हणे योगी राजाला वाहन कशाची सांगमज हे अवघ्या सामर्थ्याची खान निसंशय आहे तसाची सार्वभौम पदाची त्यांच्या पुढे न किंमत जो तांबडा खडा दुसी दिला
तो ठेवून पाठाची करणे पूजा अर्चेची सद्भावे निरंतर योगाभ्यासही समोरी त्या खड्याच्या आधारे करी त्याच्या कृपेने काहीतरी योगाभ्यास येईल। स्थानीय विदर्भ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन ढांडे व उनकी सहचारिणी वैशाली ढांडे के मुख्य यजमानत्व में आयोजित इस सामूहिक पारायण का कार्यक्रम में ईशावास्यम राष्ट्रीय इदम नमम बहुउद्देशीय संस्था सेवा समिति के कार्याध्यक्ष नाना साहेब झोड़, अध्यक्ष सुधीर खुजनारे, उपाध्यक्ष प्रमोद कराले, मंगेश खोड़े, जयंत नांदेकर, प्रमोद कराले, गुरुजी प्रवीण कावलकर, विकास पांडे, राजेश खारकर व पूर्व स्थायी समिति सभापति अविनाश मार्डीकर बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। जय श्री गजानन। आज इथे श्री गजानन महाराज पारायण एका सोबत 1,500 लोकांनी आयोजित आम्ही केलेले आहे। या पारायणाला 1,500 लोक ॲट अ टाइम बसून पारायण म्हणत आहे। माईंसोबत माई आलेल्या आहेत पुष्कळ। तसेच इथे आज 5,000 लोकांचे महाप्रसादचं पण आयोजन केलेलं आहे। माझी अशी एक विनंती आहे की ज्या की गजानन भक्तांना दर्शन घ्यायचे इकडे यायचे आहे त्यांनी कृपा करून अमरावतीच्या लोकांनी इकडे यावे व दर्शनचा लाभ। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।